हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलो, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन करने वाले हैं हमारे इंडियन पॉलिटी के। हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे पहले ही। मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने कर लिए थे, यहाँ तक हमने कर लिए थे 20 क्वेश्चन तक। और आज हम 20 से आगे करेंगे, ठीक है। तो आप सभी का एसएससी बैंक क्लास पे स्वागत है। और आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया हुआ, और जिन्होंने किया हुआ है वो इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। आप अपने रिव्यू भी दे सकते हो चैनल के बारे में, या फिर किस चीज़ की वीडियो चाहिए उसके बारे में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द डीपीएसपी, ये डीपीएस, Directive Principles of State Policy (DPSP) mentioned in the Constitution of India. In which of the following statement, कौन से स्टेटमेंट सही है, ठीक है, इसके बारे में सही। और ऑप्शन भी दिए गए हैं कि फर्स्ट थर्ड स्टेटमेंट, फर्स्ट सेकंड, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड। तो हमारा इस ऑप्शन डी है। चलो पढ़ लेते हैं फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट, क्योंकि एक और तीन स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है। चलो देखो, मेंशन नहीं है। They required legislation for the implementation, ठीक है। Apart from the part 4, there are other directive also mentioned in other part of the constitution, ठीक है। other part of the constitution में भी ये mention। देखिए, ये इसका explanation है। The main objective of the DPSP mentioned in the Constitution of India is to establish social and economic democracy। Social और economic democracy main part था इसका कि बन जाए। उसके बाद में in the country through they also address political issue। उन्होंने political issues पे भी address करना start किया। They act as a check on the government, ठीक है। चलो एक बार ये रीड कर लेना आप। DPSP आर नॉन जस्टिफिकेबल राइट्स टू द पीपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। कंसिडर द फॉलोइंग ऑफिशियल्स ऑफ इंडिया द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर, इनमें से कौन से ऑफिशियल्स हैं इंडिया के अंदर। द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, या फिर चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस, चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस यानी पीएससी, ए जज ऑफ द हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट का जज, and the Advocate General of the state. Which of the officials given above is are appointed by the governor of the concerned state? तो स्टेट के गवर्नर के द्वारा किस किस का अपॉइंटमेंट किया जाता है वो आपको बताना है। देखिए, जो द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का गवर्नर के द्वारा किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस, चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, इसका भी आपके गवर्नर के द्वारा किया जाता है। उसके साथ साथ द एडवोकेट जर्नल ऑफ द स्टेट, इसका भी AGOS यानी एडवोकेट जर्नल ऑफ स्टेट का भी हमारे गवर्नर के द्वारा किया जाता है। हाँ, जज ऑफ हाई कोर्ट का नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। द स्टेट कमीशन, द स्टेट इलेक्शन कमीशन, चेयरमैन ऑफ द स्टेट PSC एंड द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ए जज ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो ध्यान रखना, जज ऑफ हाई कोर्ट है वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 23rd क्वेश्चन देखिए। The 42nd amendment added four new DPSP of the state in the Indian constitution to which of the following is not among them? इनमें से कौन सा नहीं था। ऑप्शन A, to secure opportunities for health, development of children, to provide free legal aid to the poor, to ensure the right for the men and women,
equality to have an adequate means of livelihood, to protect and improve the environment and safeguard forest and wildlife। तो इनमें से 42nd अमेंडमेंट में कौन सा ऐड किया गया था? विच नॉट अमोंग देम, जो ऐड किया गया था उसमें इनमें से कौन सा नहीं था, वो आपको बताना है। ये नहीं था। सी ऑप्शन, टू इंश्योर द राइट फॉर द मैन एंड वीमेन इक्वलिटी। ठीक है, राइट्स मैन और वीमेन की इक्वलिटी के लिए टू हैव एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, ये चीज नहीं थी 42nd अमेंडमेंट में। ठीक है, बाकी सब चीजें थी। मैं एक बार अगर एक्सप्लेनेशन आपको बताना चाहूँ तो वो है, to ensure the right to have adequate means of livelihood for men and women equally was mentioned in the original text of the constitution। ये पहले से ही गिवन था। ठीक है, ये ना पहले से ही हमारे टेक्स्ट में था, ये 42nd अमेंडमेंट में नहीं मिलाया गया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। Prohibition of discrimination on the group of religion, etc. Article 15 of the Constitution in India is a fundamental right classifiable under, किस चीज के अंदर वो क्लासिफिकेशन करता है? तो ये आपको बताना है। बिल्कुल सही। सही ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन, यानी राइट टू द राइट ऑफ इक्वलिटी। राइट ऑफ इक्वलिटी के बारे में, ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। आर्टिकल 15 ये बताता है राइट टू इक्वलिटी। 14 से जो 18 तक आर्टिकल है ना हमारे, कहाँ से 14 से लेके 18 यानी 18 तक, यहाँ से यहाँ तक जो भी आर्टिकल है ना हमारे, वो फंडामेंटल राइट्स हैं इक्वलिटी के। देर आर इक्वल बिफोर लॉ 14। जो 14 हमारा आर्टिकल है तो वो तो हो गया इक्वल बिफोर लॉ, लॉ के आगे सब इक्वल है। प्रोहिबिटेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो ये है प्रोहिबिटेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये आर्टिकल 15 है आपका। ठीक है, उसके बाद में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी सभी को समान अवसर मिलेगा, अपॉर्चुनिटी सभी को समान मिलेगी, आर्टिकल 16 है आपका। और उसके साथ साथ एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी खत्म कर दी जाएगी, एबोलिशन होगा, ये आपका आर्टिकल 17 है। अबोलिशन ऑफ टाइटल, टाइटल जो दिए जाते थे गुरुदेव है ना, बापू, तो वो टाइटल भी खत्म कर दिए गए थे, एबोलिशन ऑफ टाइटल। ठीक है, 18। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 25, ए ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कांट क्लेम राइट टू। जो ब्रिटिश सिटीजन्स हैं जो इंडिया में रह रहे हैं वो क्या क्लेम नहीं कर सकते, वो आपसे पूछा गया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो ये आपको बताना है कि कौन सा नहीं कर सकते। ठीक है, उनको किस चीज की फ्रीडम नहीं दी गई है? फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन की फ्रीडम उनको बिल्कुल भी नहीं दी गई है। उनको दी गई है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, जो ब्रिटिशर्स इंडिया में रहते हैं उनको लॉ के लिए इक्वलिटी मिलेगी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, पर्सनल लिबर्टी की मिलेगी प्रोटेक्शन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिलेगा, बट जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ for the whole for the whole or
any part of India for implementation international treaties with the consent of the all the states, with the consent of majority of the states, with the consent of state concerned, without the consent of any state. तो ये आपको बताना है कि जो पार्लियामेंट है वो बना सकती है लो पूरे जो कंट्री या कंट्री के किसी पार्ट के लिए इम्प्लीमेंटेशन जो कि इंटरनेशनल ट्रीटीज से हो। देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट, बिना किसी स्टेट से पूछे या कंसेंट किए हुए। आर्टिकल 253 है जो वो पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो ना कोई भी लॉ बना सकती है पूरी कंट्री के लिए या फिर कंट्री के किसी भी पार्ट के लिए या यूनियन टेरिटरी के लिए जो कि इंडिया की है फॉर इम्प्लीमेंटेशन एनी ट्रीटी, ताकि किसी भी ट्रीटी का इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके। एग्रीमेंट और कन्वेंशन with any other countries or decision made any international conference, association or other body without consent of any state। ठीक है, ये सारी चीजें कर सकती है बिना consent of any state के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज टू, जो प्राइमरी फंक्शन है फाइनेंस कमीशन का इंडिया के अंदर वो क्या है? टू डिस्ट्रीब्यूट रिवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, क्या वो ये है कि वो रिवेन्यू बांटेंगे स्टेट है और सेंटर के बीच में? एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल मैटर, एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन फाइनेंशियल मैटर्स, सेम ही चीजें लिख रखी है। और एलोकेट फंड्स टू वेरियस मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है, यानी जो फाइनेंस कमीशन है कैन ओनली एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन फाइनेंशियल मैटर्स पे वो जो एडवाइज कर सकता है किसको? प्रेसिडेंट को, सिर्फ प्रेसिडेंट को। ठीक है, सच एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसेस ऑफ टैक्सेस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि जो नेट टैक्स स्टेट और सेंटर में प्रोसीड हो रहा है या बट रहा है, ठीक है, डिवाइड हो रहा है उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28th question। If a new state of the Indian Union is to be created, which of the following schedule of the constitution must be amended? तो कौन सा अमेंड करना पड़ेगा, कौन सा? तो बताओ कौन सा जो शेड्यूल है वो यूज में लेके आया जाएगा? सेकंड, कौन सा? सेकंड, सॉरी सेकंड नहीं, फर्स्ट। ठीक है, देखो पहली अनुसूची ये कहती है जो हमारी बाउंड्रीज वगैरह के बारे में सारी इंफॉर्मेशन वहां पे है, वहां पे गिवन है। तो क्या होता है, देखिए मैं फिर से बता देता हूँ एक बारी। द स्टेट एंड यूटी ऑफ द इंडिया, जो स्टेट और यूटी है इंडिया की, आर स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, वो सारी फर्स्ट शेड्यूल के अंदर स्पेसिफाई है। सो टू फॉर्म ए न्यू स्टेट and alteration of area required the amendment of first schedule of the constitution। फर्स्ट शेड्यूल आर्टिकल 1 से लेके 4 तक है। लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, लिस्ट चेंज टू देयर बॉर्डर्स एंड लॉ यूज टू मेक द चेंज। मतलब वो अगर किसी का बॉर्डर चेंज करना हो या फिर लॉ बनाना हो चेंज करने के लिए तो वो सारा फर्स्ट आपकी शेड्यूल में है और 1 से लेके 4 आर्टिकल तक गिवन है। ठीक है, Question number 29. Which of the following statement correctly describe the fourth schedule of the Constitution of India? तो फोर्थ शेड्यूल आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रही है। इट एलोकेट सीट्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, जो फोर्थ है वो एलोकेट करती है सीट्स ऑफ इन द काउंसिल ऑफ द स्टेट। ठीक है,
एक बारी आपको पूरा बता देता हूँ। द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। फोर्थ शेड्यूल है वो आर्टिकल 4(1) और आर्टिकल 82 डिटेल गिवन है एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एज पर स्टेट पर यूनियन टेरिटरी और यूनियन टेरिटरी, मतलब वो राज्यसभा में कितनी क्या सीट होंगी उस बारे में सारी इंफॉर्मेशन वहां पे गिवन है। फोर्थ शेड्यूल है, आपको याद भी रख सकते हो। चौथा अगर हम बोले चार 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 आर से राज्यसभा, ऐसे याद कर सकते हो। राज्यसभा की सीट एलोकेशन या काउंसिल ऑफ स्टेट्स की सीट एलोकेशन के लिए यूज होता है। राज्यसभा को हम अपर हाउस भी बोलते हैं, ये चीज भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 30। The purpose of the inclusion of DPSP in Indian Constitution to establish क्या establish करने के लिए जो पर्पज था ना इंक्लूजन ऑफ DPSP का, तो वो बताना है आपको क्या पर्पज था। सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी पर्पज था। मेन पर्पज क्या था? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इज द फाउंडेशन ऑन विच पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वुड बी ए वे ऑफ लाइफ इन द इंडियन पॉलिटी, ठीक है। इंडियन पॉलिटी के अंदर जो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है ना, उसकी फाउंडेशन रखना ताकि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एक रास्ता बन जाए उसके लिए, इंडियन पॉलिटी के लिए, इंडियन डेमोक्रेसी की लाइफ बन जाए, ठीक है। डीपीएसपी बाकी सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी याद रखो, इस चीज के लिए जरूर था। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय द बी आर अम्बेडकर, ठीक है, एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बताइए। देखो बी आर अम्बेडकर ने ना हमारा आर्टिकल 32 को बोल दिया था कि ये सोल एंड हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 32, और उसके अंदर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आ जाएगा आपका आंसर। मैं एक बार आपको बता भी देता हूँ पूरा सही से। अकॉर्डिंग टू द बी आर अम्बेडकर, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी इज वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज is mentioned in articles 32 to 35. It empowers the citizen to move to the court of law in case of any denial of the fundamental right. For instance, in case of imprisonment, the citizen can ask the court to see if it is according to the provisions of the law of the country. It if the court find that it is not, the person will have to be freed, ठीक है। ये आपके गिवन था यहाँ पे। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक रखते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम 32 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और उसके आगे करेंगे, ठीक है। तो चलो, धन्यवाद आप सभी का। फिर नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।